हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी बेस्ट 500 की सीरीज़, जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एक पार्ट उसका आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है और टोटल 500 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन 500 क्वेश्चंस की होगी, लेकिन इसमें हम कवर 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बताया गया हो। जैसे यहाँ हम ऑप्शंस में देखिए, यूपीएससी, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है, इसमें हम आर्टिकल 315 से 323 में पढ़ते हैं। ऐसी फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। लेकिन नीति आयोग, इसे पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, जिसका नाम चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया है। 2015 में ही ये बनी है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं करंट में, वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, और इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो अभी करंट में है नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और एडवाइजरी बॉडीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, मैंने बताई दिया आपको। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, जिन्हें हम एक लॉ पास करके बनाते हैं। तो नीति आयोग एक किसी भी लॉ से नहीं बनाया गया है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ये गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द ऑर्डर हैज़ बीन मैंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये एक पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, जो अब ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। तो आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। और बहुत बार बच्चे इसे गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। आप जब प्रेम्बल देखेंगे तो उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है, और वो कितनी कितनी है ये भी बताया गया है। तो इसमें यही पूछा है कि जस्टिस कितने तरह की है? 3 तरह की हैं, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ऐसी लिबर्टी 5 तरह की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ऐसी इक्वालिटी 2 तरह की है, अपॉर्चुनिटी की और स्टेटस की। और फ्रेटर्निटी 1 तरह की है। तो 3, 5, 2, 1 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेमबेल के बारे में भी जानते हैं। इसे नवंबर 26, 1949 में अडॉप्ट किया गया था, और इसे लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। पहले वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था। उसके बाद में चलकर इसे प्रेमबेल बनाया गया था। तो अगर पूछा जाए कि कौन लेके आया था इसे, किसने लिखा था प्रेमबेल, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और इसमें एक बार अमेंडमेंट भी हो चुकी है 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए थे इसने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें से एक प्रेमबेल का भी था। प्रेमबेल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। पहले हमारे प्रेमबेल में खाली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा रहता था, जो बाद में सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया था। और लास्ट में आप देखेंगे जहाँ फ्रेटर्निटी वाली लाइन है, उसमें यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन हो गया। पहले खाली यूनिटी ऑफ द नेशन था, जहाँ पर इंटेग्रिटी ऐड कर दिया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन हो गया था। द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारीय कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये कमीशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, कि कौन सा कमीशन किस काम के लिए आया था और कब आया था। तो जैसे सरकारीय कमीशन है, ये बहुत फेमस है, 1983 में आया था ये, और सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए आया था। इसके जैसे ही एक पंछी कमीशन भी आया था, वो 2007 में आया था। उसका भी मेन मोटिव यही था, सेंटर स्टेट रिलेशंस का। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए 2 कमीशन थे, एक सरकारी कमीशन और एक पंछी कमीशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम देखते हैं एक कोठारी कमीशन, ये आया था एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, 1964 में आया था ये। फिर एक आया था खोसला कमीशन, ये 1970 में आया था, और सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई थी, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये बनाया गया था, खोसला कमीशन। फिर मंडल कमीशन आया था 1979 में, रिजर्वेशंस के लिए इसे बनाया गया था। सारा सिलसिला रिजर्वेशन देने का यहीं से शुरू हुआ था, मंडल कमीशन से ही। इसके बाद 2000 में एक बनाया था नानावती कमीशन। ये जब सिख राइट्स हुए थे 1984 में, उसकी इंक्वायरी करने के लिए इसे बनाया गया था 2000 में, नानावती कमीशन को। एक और आया था नानावती शाह कमीशन, ये 2002 में बना था। इसे बनाया था इंक्वायरी करने के लिए गोधरा इंसिडेंट की, जो गुजरात में हुआ था। तो इसे 2002 में बनाया गया था। ऐसे ही एक बनाया था ठक्कर कमीशन, वो बनाया था इंदिरा गांधी की असैसिनेशन को लेकर, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसे बनाया था 1984 में।
तो ये सारे मेन से हैं अभी। वैसे तो बहुत सारे हैं, पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है इसके ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी बना दूंगा। पर अभी के लिए याद रखो कि सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाया गया था। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? पार्लियामेंट्री फॉर्म इंडिया में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने कहाँ से लिए वो हमने लिए ब्रिटेन से। ये सब बोरोड फीचर्स में आते हैं, जो हमने दूसरे देशों से फीचर्स बोरो किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रिटेन से हमने और क्या क्या लिया है। एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है, इसके अलग रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स जो होती हैं, जो हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, 5 तरह की जो रिट्स होती हैं, वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिया। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। और आयरलैंड से देखें तो आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो भी हमने यहीं से लिया है। फिर यूएसए से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे हटाया जाता है उसे, फंक्शंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है वो सब, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और प्रेम्बल, ये सब हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा कनाडा का देखते हैं तो कनाडा से हमने लिया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है वो, और रेजिडुअरी पावर्स, ये कनाडा से हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का, और आर्टिकल 108 जिसमें जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं दोनों हाउसेस की, ये सभी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। फिर यूएसएसआर का देखते हैं, यहाँ से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस। मैंने अभी आपको बताया था जस्टिस 3 तरह के होता है, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमने यूएसएसआर से लिए हैं। और फ्रांस से हमने लिए हैं आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने प्रेम्बल में देखी थी, फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का लिया है, और यूएसएसआर से जस्टिस का लिया है। जर्मनी का देखते हैं, जर्मनी से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड करने की पावर। फंडामेंटल राइट्स तो हमने यूएसए से लिए हैं, लेकिन उसे इमरजेंसी में सस्पेंड कैसे करते हैं वो हमने जर्मनी से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाली पावर, और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ऐसे ही जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने दूसरे देशों से बोरो की हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, तो ये सब भी ध्यान से आप पढ़िएगा। In which part of the Constitution of India we find the provisions relating to citizenship? सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 2 के अंडर आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं तो 5, 6, 7, 8 इन 4 आर्टिकल में बताया गया है कैसे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। जैसे कि 5 में बताया गया है उन लोगों के लिए जिनका डोमिसाइल इंडिया में ही है। 6 में बताया गया है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे। 7 में बताया गया है उन लोगों के लिए जो पहले तो इंडिया में ही रहते थे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन फिर दोबारा पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। और 8 में बताया गया है उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन वो किसी दूसरे देश में रहते हैं और उन्हें सिटीजनशिप इंडिया की चाहिए, तो उन्हें क्या करना होगा। तो ये 5, 6, 7, 8 में बताया गया था। इसके अलावा 9, 10, 11 जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि कैसे आपकी ख़त्म हो सकती है। 9 में जैसे बताया गया है कि अगर आप वॉलंटरीली किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का रूल नहीं है जैसे कि यूएसए में है। इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप जो हमने ली थी ब्रिटेन से, ठीक है। 10 में बताया गया है कि आप जब तक इंडिया के सिटीजन रह सकते हो जब तक पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना के नहीं पास कर देती जिससे आपकी कोई एलिजिबिलिटी ना ख़त्म हो जाए और आप इंडिया के सिटीजन ना रहो। ऐसे ही 11 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर है किसी की सिटीजनशिप एक्वायर करने की या टर्मिनेट करने की। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया 5 से 11 आर्टिकल में क्या है सिटीजनशिप के बारे में। कभी एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन अ MP बी डिस्क्वालीफाइड? अगर एक MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, 60 दिन तक लगातार नहीं जाता है पार्लियामेंट में, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और इसके बारे में अगर पूछे कि कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 101 में बताया गया है। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधीज सॉल्ट सत्याग्रह? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उसका आंसर करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है
क्योंकि इसका आंसर बहुत जगह आपको मिलेगा रिपील ऑफ सॉल्ट टैक्स, पर इसका आंसर है पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। आपको याद होगा 1929 में लाहौर सेशन हुआ था जिसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। वहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इससे कम कुछ भी नहीं। अब जो फ्रीडम स्ट्रगल होगा उसमें सिर्फ हम पूर्ण स्वराज के लिए ही काम करेंगे, उससे कम कुछ नहीं। उसके बाद ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये शुरू किया गया था और महात्मा गांधी ने 12 अप्रैल 1930 को डांडी मार्च अपनी शुरू की थी साबरमती आश्रम से। इनके साथ 75 से 80 जने थे और जब 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचे तब इनके साथ 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। तो याद रखना इसका आंसर, अल्टीमेट गोल इसका था पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। Who persuaded the ratings of Royal Indian Navy to surrender on the 23rd February 1946? इसमें हुआ ये था कि 18 तारीख को कुछ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और कुछ सेलर्स थे रॉयल इंडियन नेवी में जिन्होंने एक म्यूटिनी स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई और हड़ताल हुई कलकत्ता में, बॉम्बे में, कराची तक में भी ये बहुत तेज़ी से फैल गई थी इसकी बात। जिसके बाद इन्हें शांत करने के लिए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ये लोग आए थे और इनके कहने से इन लोगों ने सरेंडर किया था। लेकिन इस म्यूटिनी का इम्पैक्ट इतना बड़ा था ब्रिटिशर्स के माइंड पे कि अगले 2-3 दिनों के बाद ही कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने इंडिया में भेज दिया था। वन टाइम एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी broke off from him and launched a radical movement called self-respect movement. Who was he? self-respect movement ये स्टार्ट किया था E.V. रामास्वामी नायकर ने 1925 में। इन्हें तमिलनाडु में पेरियर के नाम से भी बुलाया जाता है और इन्हें फादर ऑफ द्राविडियन मूवमेंट भी बोला जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए ये शुरू किया था और वो कहते थे कि अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ो, अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आओ, और ये इन्फीरियर और सुपीरियर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके भी बहुत अगेंस्ट थे ये। सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, सती प्रथा जिसमें एक औरत को उसके पति के मरने के बाद उसकी चिता के ऊपर रख के ही जला दिया जाता था, इस प्रथा को ख़त्म करवाया था विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर इन्होंने इसे ख़त्म करवाया था। और विलियम बेंटिक को जाना जाता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी विलियम बेंटिक ने। लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कौन है, तो वहाँ आंसर आएगा लॉर्ड मैकेले। कंफ्यूज मत होना दोनों में। अगर इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए तो विलियम बेंटिक ने करवाया था, और अगर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पूछा जाए तो लॉर्ड मैकेले आएगा। ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय जो हैं उनका नाम था राम मोहन रॉय। राजा उन्हें उपाधि दी गई थी और उपाधि उन्हें दी थी अकबर द सेकेंड ने, राजा थे जो। विच कॉजेज द डिजीज हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया इस डिजीज में पानी से डर लगने लगता है। कुत्ते के काटने से होता है रेबीज वायरस, और उस वायरस की वजह से ही ये डिजीज होता है। तो याद रखना, रेबीज वायरस, हाइड्रोफोबिया। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज, स्वामी दयानंद सरस्वती जो फाउंडर थे आर्य समाज के, 1875 में इन्होंने बनाया था ये। और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी जैसे वेद भाष्या, सत्यार्थ प्रकाश, ये इनकी फेमस बुक्स हैं। इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती इन्होंने बाद में रखा था ये। नॉर्मन बोरलॉग वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? नॉर्मन बोरलॉग जिन्हें पूरी दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के MS स्वामीनाथन है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1966-67 में, उस टाइम फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन थे। लेकिन अगर ग्लोबल फादर की बात की जाए तो वो नॉर्मन बोरलॉग है। और बहुत लोग गलती कर देते हैं, एग्रीकल्चर पे लगा देते हैं, पर इन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज़ 1970 में, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई फील्ड ही नहीं है। नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस। इसमें पीस इकलौता ऐसा प्राइज़ है जो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में। इसके अलावा जो बाकी 5 प्राइजेस हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, उसकी कैपिटल स्टॉकहोम में। तो याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1970 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। इनके गुरु थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर इन्होंने इस मिशन का नाम रखा था।
और स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, और 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में, जिसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? आचार्य विनोबा भावे ये वही हैं जिन्हें सबसे पहले रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1958 में। इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1940 में पावनार आश्रम महाराष्ट्र से। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि दूसरा पर्सन कौन था जिसने ये इंडिविजुअल सत्याग्रह ज्वाइन किया था। सबसे पहले तो विनोबा भावे थे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना दोनों ही। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी? सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में इतनी सारी बातें हमने जानी, ये रह गई थी। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था। स्टार्टिंग से नहीं थी वो, लेकिन बीच में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये पहली फीमेल चेयरपर्सन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1925 कानपुर सेशन में बनी थी और ये पहली गवर्नर थी यूपी की, ये भी याद रखना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब ये दांडी मार्च खत्म हो गई थी, दांडी वो लोग पहुंच गए थे, तो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा था। तो किसने ये मूवमेंट कंटिन्यू रखा था महात्मा गांधी के अरेस्ट होने के बाद भी? ये भी कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी हम लोग कहते हैं। इन्होंने इसे मूवमेंट को कंटिन्यू रखा था। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 6 दिसंबर 1946 में गठित की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे और अलग अलग बंदों को अलग अलग कमेटीज़ का हेड बनाया गया था। तो जितनी भी कमेटीज़ थी जो यूनियन से शुरू हो रही हैं, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उन सब का चेयरमैन बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके बने थे बी आर अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी थी जिसके हेड बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मैंने आपको बताया 389 मेंबर्स थे। इन्हें ऑलमोस्ट 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 2 साल 11 महीने 17 डेज टू बी प्रिसाइज, और टोटल 11 सेशंस किए थे। 64 लाख रुपए का खर्चा आया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। If the door of a running refrigerator in closed room is kept open, what will be the net effect on the room? अगर एक फ्रिज का दरवाज़ा खोल के एक कमरे में रख देते हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो कमरे का टेम्परेचर गिरेगा या बढ़ेगा? कमरे का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। इट विल हीट द रूम, क्योंकि अगर फ्रिज का दरवाज़ा हम खोल देंगे तो उसे अपने अंदर का टेम्परेचर ठंडा रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो हीट हो जाएगा, तो पूरे कमरे में हीट ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर होगा इट विल हीट द रूम। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? इस साल इंडिया की रैंकिंग है इसमें 40th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। बाकी कुछ इंडेक्सेस में भी देख लेते हैं क्या रैंकिंग है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में है इंडिया की रैंकिंग 108, 108वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है रैंक 4। ग्लोबल पीस इंडेक्स में है 126। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी है 126। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है 80th, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में है 67th। तो ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। 2023 की करंट रैंकिंग्स हैं ये इंडिया की। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी? इन सभी में अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी है किसी में तो वो है एक्सरे में, लेकिन एक्सरे से भी अगर ज़्यादा एनर्जी किसी में होती है तो वो होती है गामा रेज में। अगर हम लाइन वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा गामा रेज में ही होती है, उसके बाद एक्सरेज में आती है, फिर आता है अल्ट्रावायलेट का नंबर, फिर विजिबल रेज में, फिर इंफ्रारेड रेज में, फिर माइक्रोवेव में, और सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स में। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो ये आपके दूसरे पार्ट के 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो इनका अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।